नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम एसएससी जीडी मैथ सॉल्यूशन सीरीज में नया पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं 22 नवंबर शिफ्ट 1 का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई कितनी होगी? देखो, सुरंग की लंबाई x मान लो, तो ट्रेन अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई पार कर रहा है कितने चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 5/18 करेंगे, 18 ऊपर चला गया मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि ये हो गया 42। तो यहाँ से करेंगे छेतियाँ 18, 6 सत्ते 42 हो गया, ये 10 हो गया। इधर हो जाएगा 243 प्लस का एक्स, 7×5 = 350 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया? 10 से 3 गया 7 बचा, 4 से 4 गया 0 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई कितनी होगी? देखो, 243 मीटर और सुरंग की लंबाई एक्स, इतनी दूरी उसको तय करनी कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वो भी कितने? 42 सेकंड में। तो इधर 5/18 कर लो, 18 ऊपर चला गया, ये चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में। तो 6×3 = 18 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 100 हो गया, यानी 700। एक्स बराबर 700 माइनस का 243। तो 10 से 3 गया 7 बचा, 9 से 4 गया 5 बचा, और यहाँ 6 से 2 गया 4 बचा। अगला सवाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी हुई? घर को पार करे यानी कि खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी L/45। चेंज कर लो तो 5×18, 5/18, 18 ऊपर चला गया 12 हो गया, 6×3 = 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, इधर कट जाएगा तो 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 5×3 = 15। एल बराबर कितना आ गया? 150। अगला सवाल, 5 विषयों में अमित के प्राप्तांक अंक 72 हैं। यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांक अंक 70 हैं, तो शेष विषयों के प्राप्तांक अंक का औसत क्या है? देखो, टोटल कितने थे? 72, 3 के कितने थे? 70। समझना बात को, इधर बच्चे कितने होंगे? 2 बच्चे होंगे, टोटल 5 थे ना यहाँ पर दिया हुआ। तो इनका जब रेशियो निकालते हैं तो कितना हो गया? इधर 2 डिफरेंस, यानी 2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो सही बताओ, 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3, यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया? 75। तो आंसर क्या आ गया? 75। अगला सवाल, एक आयरन का क्रय मूल्य 210 है। इसका वह अधिकतम खुदरा मूल्य तय कीजिए जिस पर 5% की छूट देने के बाद भी आपको 90% का लाभ हो। तो देखो, हमेशा हमने बताया मार्क प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस। छूट वाला लिख दो सीपी के नीचे, प्रॉफिट वाला लिख दो मार्क प्राइस के। तो 19 एकम 19, 19 बिना 95, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। एक की वैल्यू 210 है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि कितना गुना हो रहा है? 210 गुना 21 दूनी 42, 420 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो, इसमें 18 में क्या क्या आ रहा है? 6×3 आ रहा है, 6×3 = 18, यानी 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो 3 2 5 और 2 7, ये तो कटेगा नहीं। 6 1 7 कट जाएगा, नहीं कटेगा। और यहाँ पर 3 और 3 6 होगा, ये वाला कट जाएगा। 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो, 18 से मतलब क्या होता है? 6×3, यानी 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर ले तो 3 3 6 ये हो जाएगा, 6 1 7 ये नहीं होगा, 6 2 8 1 9 और 8 नहीं होगा, ये कैंसिल कर दो, 8 1 9 ये भी हो जाएगा। अब देखो बचा क्या है? केवल 2 नंबर बचे, 1 1 3 1 0 1 0 0 8 0। यहाँ पर एक चीज और थी, यहाँ पर क्या कर सकते थे? 9×2 भी तो कर सकते थे, यानी 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 3 6 होगा, नहीं होगा। 8 1 9 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर निकालनी है सबसे छोटी संख्या तो क्या करते हैं? 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 से पूर्णतः विभाज्य। देखो, ऐसे सवालों में बेसिक से जाने अच्छा है कि इन्हीं से चेक कर लो कौन सा कट रहा है। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 6×3, इसको 7×3, इसको 8×3। पहले तो 3 की डिविजिबिलिटी देख लो, तो देखो 3 3 6 कट जाएगा, 6 1 7 नहीं कटेगा, 2 1 3 हो गया, 6 3 9 8 नहीं कटेगा, 8 1 9 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ से देखो 8 का देख लो, तो ये 8 के लास्ट के 3 डिजिट ये कट जाएगा। इसमें 3, ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए। इसमें देखो 8 3 24 हो गया, और 7 बचा, नहीं कटेगा। आंसर आ गया हमारा 10080। अगला सवाल, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 33 से 1/3% घटा दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा? देखो, सिंपल सी बात है, त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है,
लेकिन एक चीज देखो, बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी 20% 2 बार बड़ा होगा, यानी कि 1/5 हुआ, 5 से चीज 6 हो गई, फिर 5 से 6 2 बार हुई होगी। अब यहाँ 33 से 1/3 का मतलब 1/3 हो गया, यानी 3 से चीज क्या हो गई, 2 हो गई, घट गया है। तो देखो 5 25 तियाँ 75 हो गया, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 5 25 हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया। कमी कितनी आई, एक की, किस में, 25 में, गुणे हो गया 100। तो 25 चौकू 100, 4% कम हो जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो क्रय मूल्य हमने मान लिया क्या, 8 है, 11/8 गुने करेंगे तो कितने में बेचेंगे, 11 का। प्रॉफिट कितने लिया, 3 रुपए का, किस पर, 8 पर, गुणे 100। इसकी तो वैल्यू सभी को पता होगी, 12.5% होता है। तो 3 पंजे 15 हो गया, 12 3 36, 1 37, 37.5% का प्रॉफिट होगा। अगला सवाल, किसी लेन देन में लाभ परसेंटेज क्रय मूल्य का 48% है। बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है तो लाभ परसेंटेज में कितनी कमी हो जाएगी। देखो क्रय मूल्य का 48% है लाभ, तो देखो सीपी 100 मान लो, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 48 हो गया, यानी कि एसपी कितना रहा होगा, 148। कह रहा है क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है 20% की वृद्धि हो गई भाई, और विक्रय मूल्य पूर्ववत रहा यानी कि 148 ही रहा। तो कह रहा लाभ परसेंटेज में कितनी कमी होगी। देखो यहाँ से देखो कितना हो रहा, 8 और 4 से 2 गया 2, यानी कि 28 की हुई ना, तो 120 गुणे 100 हो गया, 0 से 0 हो गया, 4 तियाँ 4 से क्यों, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 28 पंजे 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14 हो गया, बटे 6 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया 70/3%। इधर कितना था, 48, कितनी कमी हो गई, 70/3। तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 चौकू 12 2 14, 144 माइनस 70/3 हो गया। तो इधर 4 बचा, 14 7 गया 7 बचा, बटे 3, 3 दूनी 6 हो गया, बचा कितना, 1, 3 चौकू 12 हो गया, 24 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा, जीरो वाला तो कैंसिल हो गया, यानी 24.67%। अगला सवाल, देखो सिंपलीफिकेशन का सवाल है, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर लो, यहाँ पर दिया है यहाँ पर, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुणे 7 दूनी 14, 15/2, 5 तियाँ 15 हो गया, 3 दूनी 6, 6 बटे कितना हो गया 2, या तो 2 से 2 काट लो तो 3 बचेगा, कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, एक 9/4 हुआ, गुणे का साइन करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी 4/3 आ गई इसकी वैल्यू पूरे की। कितनी आ गई, 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 तिरका 9, 9 2 11/3 गुणे हो गया 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको डिवाइड करना, 5 दूनी 10 है, 11/2 गुणे का साइन करेंगे तो 1/22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, यानी इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 1/4। इसको सॉल्व करते, 3 एकम 3 एक 4/3 गुणे 5/8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 5/3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ देखो सबको लिखते हैं, 4/3 प्लस का 1/4 और माइनस का 5/6 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 12 एलसीएम, 3 चौकू 12, 4 चौकू 16, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो गई। तो देखो 16 और 3 कितना होता है, 19, 19 से 10 गया 9, 9 बटे हो गया 12, 3 तिरका 9, 3 चौकू 12, 3/4 आंसर आ गया। इन सवालों को बहुत सहूलियत से किया करो, फर्जी के 2 नंबर कर चले जाएंगे कोई मजा थोड़ी ना आएगा, और बहुत आसान सवाल होते हैं। अगला सवाल, 4 संख्याएं 2:3:5:7 के अनुपात में उनका महत्तम समापन 6 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखो एचसीएफ 6 है, यानी कि इन सभी संख्याओं में क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। इनके वर्गों का योग पूछा गया है, यानी कि 12 बारी हम 144, ये 50 से कितना कम है, 8 है, 8 2 64, 25 से 8 कम गया 17 हो गया। जोड़ दो इनको सबको, अंतर पूछा गया, योग पूछा गया, जोड़ दो सबको, 4 4 8 हो गया, 6 4 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 7 2 9 हो गया, 19 0 8 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए बी सी किसी कार्य को 5 6 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे 7 काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 प्राप्त हो तो बी उसमें से कितनी धनराशि मिलेगी। तो सिंपल सा है, ए बी और सी, 5 6 8, जो जितना काम करेगा उसे उतना रुपए मिलेगा भैया, कम काम के ज़्यादा पैसे कौन दे देगा। तो निकाल लो सबकी इफिशियंसी निकाल लो, 8 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है।
यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 6 दूनी 12 हो गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो। तो देखो इसी में बट जाएंगे तो 24, 20, 20, 40, 10, 50, 50 और 9 59 हो गया। इसकी वैल्यू थी 2950। किसकी पूछेगी? बी की, यानी कि 20 की वैल्यू। तो 5 ने 45, 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 1000 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो देखो करते हैं, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है। 3/7 गुणे करेंगे 7/3, फिर गुणे 3/7 हो गया। नीचे आ जाते हैं तो 3/7 सबसे पहले क्या होगा? हमारा ऑफ सॉल्व होगा। तो 3 तिरका 9, 9/7 हो जाएगा। जब भाग करेंगे तो 7 7 49 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 तिरका 9 नीचे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, ऊपर बचा 3/7। इधर हो जाएगा 3 तिरका 9 और 7 7 49, इधर हो जाएगा 7/3। तो ये बन गया तुम्हारा 9/49। अब यहाँ पर माइनस है क्या? 9/49। अब वेरियस था, इसको काट दो तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अगला सवाल, एक व्यापारी 600 में दो वस्तुएं ए और बी खरीदता है। भाई ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर यदि इस पूरे लेन देन पे 8% का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु ए के क्रय मूल्य कितना होगा? देखो उसका मिश्रण का सवाल है। तो ये 10% हो गया, ये 8%। एलिगेशन इसमें लगा दे, ये 2 हो गया, 2 नहीं होगा, ये हानि कह रहा है, यानी हानि वाला है ये प्रॉफिट वाला है, यानी कि इनमें योग हो जाएगा 18। ये दोनों लाभ वाले होंगे तो 20 से 8 8 गया 12 हो जाएगा। तो 6×3 = 18, 6×2 = 12 हो गया। 3 2 5 की वैल्यू कितनी है? 600 है। गुणे किसकी? ए की वैल्यू निकालनी थी, यानी 3 की वैल्यू निकालनी थी। तो 12 पंजे 60 हो गया, 12 3 36, 360 आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी कार्य को करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 2 गुना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तो जेड देखो 3 हो गया तो 6 हो गया, ये 2 गुना लेगा। किसी कार्य को करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 2 गुना, जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा? देखो यहाँ पर समय दिया गया है, ना कि इफिशियंसी। अगर जेड तुम्हारा 2 होता तो इसका 3 गुना एक्स कितना होता? 6 होता। वाई का 2 गुना हो रहा है, यानी कि ये 3 होता, ये जेड 2 होगा। ठीक है, ये तो आ गया समय। इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 1 हो गई, टोटल वर्क 6 हो गया, ये 3 दूनी 6, ये 2 3 6। तो ये देखो बेस सब एक साथ मिलकर 2 दिन में, यानी कि इफिशियंसी 3 2 5 1 6 हो गई। 6 गुणे 2 यानी टोटल वर्क आ गया 12। बाई अकेले कितने दिनों में करेगा? बाई की इफिशियंसी 2, यानी 2 छक्के 6 दिन में पूरा कर देगा। अगला सवाल, एक्स अनुपात 2y 4:9 है, 2:x 3:4 है, यानी कि यहाँ पर दिया गया 2/x = 3/4। समझना बात को, x = 8/3 हो गया। वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू निकालनी, यानी 8/3 अनुपात 2/2y और 4/9। तो देखो जैसे भी कर पाओ वैसे कर लो। देखो 8/3 दूनी 6y हो गया, 4/9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, बाई बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अगला सवाल, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है, 14 मीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है, 14 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने की लागत कितनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, परिधि दी गई 2πr की वैल्यू 506 दी। तो 2 × 22/7 इंटू आर हो गई और 506 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22, 11 3 33 हो गया। तो आर बराबर आ गया 23 × 7/2। अब पूछा है कि कितनी लागत लगेगी, मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एरिया की बात कर रहा है, यानी πr², यानी 22/7। आर स्क्वायर मतलब 23 × 7 हो गया 4। अब इसी में कितनी 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो 14 का गुणा कर दो। तो ये 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, ये कितना हो गया? 11 हो गया। तो 11 गुणे 23 23 529 गुणे हो गया 7 गुणे हो गया 7। देखो इसे सिंपल कैसे 11 कर सकते हैं, 11 गुणे 500 + 29 लिख लो और गुणे कर लो 4900, 49 नहीं। तो यहाँ से करेंगे तो देखो इसको अगर निगलेक्ट कर दे तो 11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 500 गुणे 49 प्लस का 29 गुणे 49। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 5 ने 45, 5 80 लगा, 4 5 को 20 और 4 24 हो गया, डबल 0 आ गया। 11 का गुणा करेंगे 0 0 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 हो गया, 26 95 आ गया।
2695 हो गया, यानी कि कुछ ना ये जुड़ा होगा, यानी कि इससे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 2800, 28 सॉरी 2,85,000 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी मल्टीप्लाई करना इतना आसान तक आप लोग कर सकते थे। अगला सवाल, एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात इतना है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, मिश्रण की मूल मात्रा क्या है। देखो, एक मिश्रण है जिसमें एल्कोहल और वाटर है, 3:4 है, फिर बाद में 5:8 हो गया। क्या हुआ, जब 8 लीटर इसमें पानी मिलाया गया है, पानी मिलाया गया ना कि एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल बराबर कर लो, इसमें 5 का गुणा कर लो, इसमें 3 का गुणा कर लो। तो देखो यहाँ से 5 चौको 20 पानी हो जाएगा, 8 तियाँ 24 पानी हो जाएगा। डिफरेंस 4 की वैल्यू दी गई 8। तो मूल मात्रा कितनी थी, देखो मूल मात्रा 4 3 7 पंजे 35 की वैल्यू निकालनी थी। ये क्या गुना हो रहा, 2 गुना, इसका 2 गुना कर दे तो आंसर 70 आ जाएगा। अगला सवाल, देखो a प्लस बी माइनस सी और ये इनका रेशियो दिया गया है। देखो सिंपल सी बात है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 4 मान लो, b प्लस सी माइनस ए बराबर 5 मान लो, और a प्लस सी माइनस बी बराबर 9 मान लो। अब देखो हमें a माइनस बी चाहिए, c माइनस बी चाहिए, c माइनस ए चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर हम वैल्यू निकालने सबकी, तो आंसर आ सकता है ना हमारा, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। तो देखो इस इक्वेशन को और इसको, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जब जोड़ते हैं तो बी से बी केवल बचेगा 2b, यानी 5 4 9, बी बराबर क्या हो जाएगा 9/2, क्योंकि क्या होगा सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो देखो इसी के लिए हम दूसरे और तीसरे को भी ऐड करके देख लें, क्या होगा, यहाँ से ए चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, 2c आ जाएगा, 9 5 14, यानी कि सी बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, तीसरे और पहले को करते हैं, तो सी से चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 9 4 13, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 13/2। सबकी वैल्यू पता लग गई। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते, a माइनस बी यानी कि 13/2, माइनस का b आ रहा है यानी कि 9/2, तो 13 से 9 गया कितना 4/2, यानी कि 2 आ गया है पहले का। फिर देखो c माइनस बी, सी कितना है 7 है, और माइनस का बी यानी 9/2, तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 से 9 गया 5 बचा, यानी कि 2:5/2। तीसरा क्या है तुम्हारा, सी माइनस है, सी कितना है 7, माइनस का 1 यानी कि 13/2, 7 दूनी 14, 14 से 13 गया 1/2, यानी कि अनुपात बना 2:5/2:1/2। सिंप्लीफाई कर दो, पूरे में ऊपर 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4:5:1, हमारा आंसर आ गया कौन सा, 4th नंबर। अगला सवाल, 5,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो। कितनी बार फार्मूला बता चुका हूँ, 2 साल के लिए अगर डिफरेंस हो तो ये फार्मूला होता है। तो 5,000 की राशि थी, रेट कितनी थी हमारी 8%, यानी 8 गुणे 8, 100 गुणे 100 हो गया। तो ये 3 जीरो तो चले गए, बिल्कुल चले जाएंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 8 चौक 32 आंसर आ गया। अगला सवाल, 50 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से 8 लोगों के औसत भार में इतने केजी की वृद्धि होगी, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखो 50 kg भार वाला व्यक्ति आया है ना, 50 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से 8 लोगों में औसत भार में इतने केजी की वृद्धि हो गई, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखो 50 kg वाले के स्थान पर आया और यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी कि इससे तो ज्यादा ही लेके आया, कितना ज्यादा लेके आया 25 8 200, यानी कि 20 ज्यादा लाया, यानी कि उसका वजन कितना है 70 kg होगा। अगला सवाल, पी क्यू का 220% है, क्यू पी प्लस क्यू का कितना परसेंट, देखो पी क्यू का 220% है, सिंपल सी बात ये है, यानी कि ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, तो पी अपान क्यू 11/5 हो गया, तो क्यू 5, पी प्लस क्यू 11×5 16 का कितना परसेंट है ये पूछा गया, ये पूछा गया था सिंपल, 4 चौकू 16 हो गया, ये 25 हो गया, 25 पंजे 125/4 हो गया, तो 4 तियाँ 12 और बचा कितना 5, 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 31.25%। अगला सवाल, 7500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मासिक रूप से हो रहा है यानी कि 3 महीने के कह रहा है, यानी कि 12 महीने की रेट 24% है, तो 3 महीने की रेट कितनी होगी, सिंपल सी बात बताना, 3% होगी, सॉरी 12 दूनी 24 6% होगी। ठीक है, 7500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। देखो 24% है 12 का,
ठीक है, तो एक महीने का कितना होगा 2%, 3 महीने का कितना होगा 6%। समझ में आ गई, क्योंकि मासिक की बात आ गई, बिल्कुल सिंपल हो गया। 3 महीने की यानी 3 स्लैब बनेंगी, टाइम स्लैब। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो ट्री मेथड लगा दो, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया, ये एक 3, इसका 6% हम निकालेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया, यानी तीनों साल 450 450 तो मिलना ही मिलना है। 7500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। मासिक रूप से 11 यानी कि 12। 7500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि हो। देखो मासिक रूप से हो रहा है, यानी कि 12 महीने की रेट 24%, तो एक महीने की 2%, 3 महीने का टाइम दे रहा है, यानी टाइम स्लैब 3 बनेंगे। देखो लगा दो सिंपल सा, क्या ट्री मेथड लगा दो। देखो इसका 2% निकालेंगे, 75 दूनी 150, फिर 150 आ गया, फिर 150 आ गया, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे 2%, यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा, 300 हो गया, यानी कि 3 हो गया, 3 3 6 हो जाएगा। इसका निकालेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 0.06, तो ये हो गया 450 प्लस 6 3 9, 0.06, यानी कि 459 आंसर आ गया। अगला सवाल, कोई खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी मैंने थोड़ी देर बताया, क्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, यानी कि सीपी अगर तुम्हारा 100 है, 12% की छूट देगा तो 88% आ गया। अब वो 18% का लाभ कमाता है, यानी कि ये हो गया सेलिंग प्राइस तुम्हारा। समझना बात को। अब फिर 18% का लाभ कमाएगा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही। कोई खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 16,500, 12% की छूट दे दी तो 88%, और फिर प्रॉफिट चाहता है 18%। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी 12% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 की चीज़ पर 88 हो गई। फिर क्या कर रहा है, 100 की चीज़ पे 18% का लाभ ले रहा। ठीक है, यहाँ से निकाल लो इनका रेशियो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, ये 25 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दे में 18, 25 25 625, 11 का गुणा कर दो 59 में, 9 9 5 14 हो गया, ये हो गया। ये यानी कि 16,500, यानी कि 100 कर लो बटे 625 गुणे 649, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। 25 25 625, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 हो गया, 55 25 हो गया। अब यहाँ से क्या करो, 11 गुणे 3 कर लो, 4 3 12, 12 नहीं में कितना होगा 108 होगा। हासिल लगा 10, 12 चौक 48, 10 58 की 8, हासिल लगा 5, 12 छंग 72, 72 और 5 77 हो गया। समझना बात को। ठीक है, गुणे हो गया 11, बटे हो गया 5, तो इनका 11 का गुणा करेंगे, 8 8 16 की 6 हो गया, हासिल लगा 1, 8 तो आ ही जाएगा। 8 7 15 1 16 6, हासिल लगा 1 हो गया। 7 7 14 1 15 हो गया, 7 1 8 हो गया, बटे 5 था। गुणे 2 कर दो, ऊपर भी 2 कर दो, तो 2 8 16 के 6, यहाँ से लगाएगा तो छक्के 12 1 13 हो गया, 2 छक्के 12 1 13 3 हो गया, यहाँ से लगा तो 5 10 11 हो गया, 2 8 16 1 17 हो गया, अपॉन 10, यानी 17,133.6 आंसर आ गया। अगला सवाल, कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो अगर वार्षिक होता तो इफेक्टिव रेट क्या होती, 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, तो 40 40 और 4 44% होती। ठीक है, अब अगर अर्धवार्षिक होता तो अर्धवार्षिक पे रेट हो गई 10%, और 2 वर्ष की बात करा टाइम से ले 1 2 3 4, ठीक है, तो 10% 10% 10% और 10%, इन दोनों के अगर इफेक्टिव रेट निकालते तो 20 और 21% हो जाते। इन दोनों को निकालते तो 21%, फिर इन दोनों का करते तो 21 21 42 हो गया, फिर 21 21 में कितना होता है 441 बटे 100 हो गया, यानी कि ये आ गया 42 और 4 46.41। देखो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 44 और 46.41, यानी 1 बचा 4 बचा, 6 से 4 गया 2 बचा, यानी कि हमें कुल मिलाकर जो वैल्यू दी गई है 964, वो किसकी 2.41 की वैल्यू दी। धनराशि कितनी 100 पर, क्योंकि ये सब जो निकलता है ना वो 100 पर ही निकलता है। तो यहाँ से देखो ये हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर और बढ़ गए, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, ये 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 40,000 आंसर आ गया।
थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं बिल्कुल पेपर आसान आ जाएगा। अगला सवाल, ए का 10% बी है तो बी का 20% कितना होगा। देखो ऐसे सवालों को कोई काटा पीटी मत किया करो। देखो ए का 10% क्या है, बी है। अब कह रहा है 20 का बी परसेंट, यानी कि इधर गुणा कर दो 20 का बी परसेंट। समझना बात को, इधर भी कर दो 20 का बी परसेंट। हो गई बात क्लियर, नहीं हो गई? तो यहाँ पर एक चीज देखो, ए का 10% बी है तो बी का 20% कितना होगा। देखो ए का 10% क्या है, बी है, और 20 का बी परसेंट पूछा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम गुणा कर दें 20 का बी परसेंट का, इधर भी गुणा कर दें 20 का बी परसेंट का। समझना बात को, ठीक है। तो बी से तो बी चला गया, ठीक है, परसेंटेज इसका बचा तो अपॉन में 100 आ गया, यानी 1 0 ये चला गया, 1 0 ये चला गया, यानी कि क्या आ गया, 2 का ए परसेंट आ गया। या फिर लिख सकते हैं ए का ए गुणे 2 का 2%। समझ में आ गई बात को? तो आंसर क्या आ गया हमारा, तीसरा आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए 22 नवंबर की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग परेशान ना हो, जब मैंने स्टार्ट किया ना तो पूरे 63 सेट कराऊंगा। अभी तक जितने भी शिफ्ट स्टार्ट किए या जितने भी पेपर हमने स्टार्ट किए सभी कंप्लीट कराए, तो इसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।